हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट के वीकली डोज में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल दोस्तों मैं जहां जाता हूं मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन सुनाई देता है, या एक ही क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मार्केट क्या लगता है, कि ये मार्केट कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये समझने के लिए दोस्तों मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ हो चुका है। तो दोस्तों जब मैं मुंबई में था तो एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ एक मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था। तो मेरे दोस्त ने अपने साथ एक कुत्ते को कैरी किया, एक डॉग को कैरी किया। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, क्या भाई ये तेरा कुत्ता वफादार है? तो मेरे दोस्त ने कहा, बिल्कुल, ये मेरी हर बात मानता है। हम लोग मॉर्निंग वॉक करने लगे। मैं कुत्ते का एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा था। मैं ये देख रहा था कि हम लोग चल रहे हैं, कुत्ता हमारे पीछे चल रहा है, लेकिन कुत्ता हमारे पीछे स्ट्रेट लाइन में कभी भी नहीं चल रहा था। कुत्ता क्या करता था, कभी ये डायरेक्शन में जा रहा है, कभी कुत्ता ये डायरेक्शन में जा रहा है, कभी बहुत दूर निकल रहा है, कभी बहुत जल्दी से मुड़ रहा है, और अल्टीमेटली हमारे पीछे 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 आ रहा है। जब हमने अपनी वॉक कंप्लीट की तो मैंने पाया कि कुत्ता हमारे पीछे ही था। तो इस पूरे ऑब्जर्वेशन से दोस्तों आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको यह समझना है कि हम जो लोग हैं, मैं और मेरा जो फ्रेंड है, वो है इकोनॉमी, वो है देश। अगर देश तरक्की करेगा तो जो कुत्ता है वो है बाजार, वो उसको फॉलो करेगा ही करेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर देश तरक्की करेगा तो कुत्ता उसको फॉलो करेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो आपने इसका इंटरेस्टिंग बिहेवियर ऑब्जर्व किया कि शॉर्ट टर्म में कभी वो कुत्ता इधर जाता है, कभी वो कुत्ता उधर जाता है, इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी। एग्जैक्टली इकोनॉमी को, देश की तरक्की को बाजार फॉलो नहीं करता है, स्टॉक मार्केट फॉलो नहीं करता। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट हमेशा इकोनॉमी को फॉलो करता है। तो अगर आपको लगता है आपका देश तरक्की कर रहा है या करेगा तो फिक्र मत कीजिए, आपका जो स्टॉक मार्केट है उसको फॉलो करेगा ही करेगा। तो ये एक पहले दिन की कहानी हो गई। फिर अगले दिन की बात आ गई। अगले दिन अगेन मैं वॉक के लिए गया। अगेन मेरे दोस्त ने अपने उसी डॉग को हमारे साथ कैरी किया, लेकिन इस बार मैंने देखा कि मेरे दोस्त ने अपने साथ एक छड़ी कैरी की, जो स्टिक, जो कुत्ते को कंट्रोल करने के लिए। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, भाई तेरा कुत्ता तो बड़ा वफादार है ना? कल मैंने इनफैक्ट देखा भी वो काफ़ी वफादार है, बराबर हमारे पीछे ही घूम रहा था, लेकिन फिर आज तूने ये छड़ी क्यों कैरी की है? तो मेरे दोस्त ने मेरे को एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया। उसका कहना ये था कि कभी कभी ना ये कुत्ता फॉलो नहीं करता, कभी कभी कुत्ता बहुत दूर निकल जाता है, और जब ऐसा मौका आता है तो मुझे छड़ी की जरूरत पड़ती है ताकि मैं उसको अपने पीछे ला सकूं। तो मैंने बोला, ऐसे कौन से मौके होते हैं? वो मौके दोस्तों वो होते हैं जब हमारा कुत्ता दूसरों कुत्तों को देखता है, तो दूसरे कुत्तों को देख के वो भाग जाता है। अभी दूसरे कुत्ते कौन से पूरी स्टोरी में? ये है दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स। जो आपको यूएस में प्रॉब्लम दिख रही है, जो आपको यूके में, यूरोपियन मार्केट में प्रॉब्लम दिख रही है, जो आपको क्रूड ऑयल दिख रहा है, जो आपको डॉलर दिख रहा है, ये जो है ना दोस्तों, ये दूसरे कुत्ते हैं। हमारा कुत्ता इनको देख के बहक जाता है, लेकिन आप बात समझिए, अल्टीमेटली उस कुत्ते को वापस से लाइन पे आना ही है। अगर आपका देश तरक्की करेगा तो आप बात समझ के चलिए, ये बाजार उसको फॉलो करेगा ही करेगा। तो आई होप आपको अपना आंसर मिल गया। मार्केट क्या लगता है? मार्केट बड़ा सिंपल सा है। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो हमारा देश तरक्की कर रहा है, बाजार उसको फॉलो करेगा, लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म में ये जो फैक्टर्स है, जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, वो बिल्कुल हमारे डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। तो हो सकता है हमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने मिले, तो हो सकता है ऊपर उतार चढ़ाव चले, बट लॉन्ग टर्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसी का मेन इंडिकेशन आपको फ्राइडे के दिन मिल गया। फ्राइडे के दिन जो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की जो मीटिंग थी, उसके बाद जो मार्केट में उछाल आया, उसका मेन रीजन क्या था? उन्होंने ऐसे बताया, उन्होंने एक्चुअली इंटरेस्ट रेट को 0.5% से बढ़ाया, और अब हमारा इंटरेस्ट रेट है 5.9%। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली उन्होंने ये कहा कि आने वाले 1-2 सालों में ये जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगा, 4% प्लस और माइनस रहेगा। तो इसकी वजह से, और उन्होंने बिल्कुल ये अनुमान जताया कि ग्रोथ वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगले साल की जो ग्रोथ की गाइडेंस है वो 7% की दी है। अब आप सोचिए पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। हर जगह पे रिसेशन, इन्फ्लेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, और ऐसे में हमारे गवर्नर साहब ये बोल रहे हैं कि अगले साल हमारी इकोनॉमी 7% से ग्रो करेगी। तो आपको क्या टेंशन है? मतलब हमारे यहाँ हालात ठीक है, इसका मतलब है सूनर और लेटर ये जो बाजार है वो हमारे देश को, इकोनॉमी को फॉलो करेगा ही करेगा। तो लॉन्ग टर्म में मार्केट बहुत अच्छा लगता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट क्या लगता है, इसकी कहानी दोस्तों इस वीडियो में आगे करने वाले हैं। इतना पैसिमिज्म है ना दोस्तों लोगों में। जिंदगी उस मुकाम पर है कि अगर पहाड़ों की हसीन वादियों में भी जाके जोर से पुकारे निफ्टी, तो आवाज सुनाई देगी, बेच दे बेच दे बेच दे। इतना पैसिमिज्म हो चुका है ना लोग दोस्तों, यकीन ही नहीं, लोग हर जगह खराब खबर है। मैं ढूंढ रहा था, सोच रहा था कि कोई एक तो अच्छी खबर मुझे मिले, बट दोस्तों एक भी अच्छी खबर नहीं है। और इसमें अच्छी बात सिर्फ ये है कि ये जितनी भी खबरें, जो खराब खबरें है ना,
ये बेसिकली बाहर के मार्केट को रिलेटेड है, हमारे मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा कुछ भी चिंता की इसमें बात नहीं है। अब आप देखिए, एक सिंपल सी बात है, ग्लोबल मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बच्चा समझिए कि साल भर पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है, तो हमको पता ही है कि उसका रिजल्ट खराब आना है। तो यही चीज़ बाहर मार्केट में चल रही है, हमको पता है वहाँ पे रिसेशन आना है। और इस केस में सबसे बुरा क्या हो सकता है, जिस दिन उसका रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने पे बच्चा फेल हो जाता है। यही कहानी दोस्तों बाहर वाले मार्केट में चल रही है। वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, हमको पता था फेल होना है, अब उसका रिजल्ट आ चुका है, डिक्लेरेशन हो चुकी है कि इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, वर्ल्ड मार्केट की सब कुछ हो रहा है, तो बस हो गया ना। अब क्या करोगे, मतलब एक इंसान को मार चुके हो, उसको जिंदा करके वापस मारोगे क्या, है ना, मतलब खत्म हो चुका है। मेरे ख्याल से इतनी पैसिमिज्म है ना कि मेरे ख्याल से देखो, जब सब खराब होगा तभी तो बॉटम बनेगी ना, है ना। सब न्यूज़ जब खराब होती है तभी तो बॉटम बनेगी। अगर सब कुछ अच्छा होता तो निफ्टी आपको थोड़ी ना 16,800 पे मिलती। ऐसा है ना, जब जब हम लोग लास्ट टाइम 15,600 के आसपास थे, तब लोगों का ऐसा था कि यार एक बार 15,000 14,000 आ जाए तो हम खरीदेंगे। वहां से निफ्टी बढ़ने लगी, 17,000 तक निफ्टी आ गई, तो लोग सोचने लगे अरे यार ये तो बेयर मार्केट रैली है, चलो कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा। जब 18,000 पे आए तो लोगों को फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट होने लगा, फोमो होने लगा, तो लोगों ने सोचा करेक्शन आएगी तब लेंगे। अब 16,800 पे हम ठहरे हुए हैं, अगेन लोगों का ये बोलना है फिर 15,000 आएंगे तब हम लेंगे। तो यही साइकिल चलती रहती है, लोग कभी ले ही नहीं पाएंगे। जो छूट गए ना वो छूट ही जाएंगे। आप समझिए कि अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं, यूएस की मार्केट की बात करूं, यूएस में ना 50% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आज अगर आप देखोगे ना, अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, अगर पॉलिटिक्स के नजरिए से बात करूं, तो इंडिया की जो पॉलिटिक्स है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारे किसानों का, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का जो मेजर पार्ट है ना वो किसानों के जरिए से आता है। वैसे अगर हम यूएस की बात करें ना, तो वहां की इकोनॉमी का मेजर पार्ट स्टॉक मार्केट से आता है। तो आज अगर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अगर किसानों को ध्यान देते हैं ना, इसलिए देते हैं ताकि हमदर्दी तो होगी उन्हें, ऑब्वियसली बात है होगी, बट मोर इंपॉर्टेंट है उनके वोट्स के लिए। तो वैसे यूएस में हाल है, अगर स्टॉक मार्केट गिर गई ना, वहां के लोग 50%, मतलब दूध वाला, चाय वाला, पान वाला, हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है यूएस में। तो अगर स्टॉक मार्केट गिर गई ना, तो सीधा सीधा असर ना वहां पे गालियों पे पड़ता है। तो यूएस में भी लोगों को इलेक्शन तो जीतने वहां के प्रेसिडेंट को, तो बेसिकली वो लोग मार्केट को गिरने नहीं देंगे। 8 ट्रिलियन उन्होंने छापे थे कोविड के टाइम पे, ताकि इस इकोनॉमी को सपोर्ट दिया जाए, है ना। और अभी इस मार्केट को गिरते हुए ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट जो फ्राइडे के दिन जो डाउ जोन्स की वजह से जो असर पड़ा था, इसकी वजह से मंडे के दिन एक इमरजेंसी मीटिंग फेड की बुलाई गई है। तो वही बात है, ये जो यूएस वाले वगैरह ना, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इनकी इकोनॉमी गिरती रहे। और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो मेन जो रीजन है इसका इकोनॉमी का प्रॉब्लम, वो जो मेन रीजन क्या है वो है इन्फ्लेशन। और यूएस की जो इन्फ्लेशन है ना, उसका 50% पोर्शन हाउसिंग से आता है। एंड लास्ट वीडियो मैंने हाउसिंग का आपको एक चार्ट भी बताया था कि जो हाउसिंग डिमांड है ना यूएस में बहुत कम हो चुकी है। अब जब हाउसिंग डिमांड कम हो चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन वहां पे कंट्रोल में आ जाएगी। हमारी जो मेन इन्फ्लेशन है उसका जो मेन पॉइंट है वो है क्रूड ऑयल। $125 का क्रूड ऑयल जब तक $125 क्रॉस नहीं करता, हमने भी अपनी इन्फ्लेशन का टॉप लगा दिया है। अब तो हम लोग 85 के आसपास हैं। दिक्कत दोस्तों है वो है यूरोपियन कंट्रीज में, यूके की कंट्रीज में। यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज वो कंट्रीज बेसिकली रशिया ने उनको, मतलब पता नहीं वो लोग रशिया पे सैंक्शन लगा रहे थे या रशिया ने उन पे सैंक्शन लगा लिया। ये जो ऑयल और गैस की जो प्राइसेस है ना, इसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज जो है ना वो एक्चुअली प्रॉब्लम में है। लेकिन वही बात है, आप ट्यूसडे के दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी पैसा छापा। तो जब भी 2008 और 2020 में जब मार्केट गिरी ना, तो लोगों को एक बात पता चली कि इस मार्केट को अगर उठाना है ना, तो इस मार्केट में लिक्विडिटी दो, पैसा छापो। यही चीज दोस्तों ट्यूसडे के दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पैसा छापा। अब जब लिक्विडिटी मार्केट में है तो मार्केट को सहारा मिल जाएगा। तो इस सिंपल सी कहानी ये है कि अगर आप यूरोपियन मार्केट या यूएस की मार्केट देखें, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक ऑलरेडी हो चुका है। जो खबरें थी मेरे ख्याल से ऑलरेडी सब कुछ पता हो चुकी हैं। अब सेम खबर की वजह से मार्केट और ज़्यादा गिरेगी, मुझे ऐसा लगता नहीं। हाँ, अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ी खबर, नई खबर कोई आ जाए, तब तो कहानी अलग बात है। बट ये जो सेम जो खबरें चल रही है, इन्फ्लेशन, रिसेशन, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रशिया यूक्रेन वॉर, अब मुझे नहीं लगता इसकी वजह से और ज़्यादा मार्केट की पिटाई होनी है। जितनी होनी थी मेरे ख्याल से हो चुकी है। 2-5% ऊपर नीचे यहीं पे मार्केट की बॉटम लग जानी चाहिए और हम लोग यहाँ से नई रैली के लिए तैयार हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, डीकपलिंग। हर जगह जो डीकपलिंग की बात हो रही है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि देखिए डीकपलिंग एक्चुअली कुछ नहीं होता कि यूएस गिरता रहेगा हम बढ़ते रहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूएस अगर गिरेगा तो हम कंपेरेटिवली कम गिरेंगे, यूएस एंड ग्लोबल मार्केट बेसिकली। अगर वो लोग गिरेंगे तो हम कंपेरेटिवली कम गिरेंगे, अगर वो बढ़ेंगे तो हम कंपेरेटिवली ज़्यादा बढ़ेंगे। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कि हम लोग डीकपल हो जाए, वो गिर रहे हैं हम बढ़ रहे हैं। तो अगर खुदा न खास्ता यहाँ से हमें ऐसा लगता है कि यूएस, यूरोप, ग्लोबल मार्केट सब सुधर जाएंगे क्योंकि सब कुछ चीज़ें प्राइस्ड इन है। बट अगर ऐसा नहीं होता है और वहाँ की मार्केटें ब्रेकडाउन करने लग जाती हैं, तो
फिर हमारी मार्केट भी गिरेगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अभी तक हमको लगता है ये लोग सुधर जाएंगे, लेकिन सिंपल सी बात है, अगर वो लोग ये लेवल पे नहीं सुधरे तो हमारी मार्केट भी नहीं सुधरेगी, हमारी मार्केट भी यहाँ से गिरने को तैयार हो जाएगी। अब हमारी मार्केट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, देखिए डाउ जोन्स क्या कर रहा है या यूरोपियन मार्केट क्या करे, रशिया यूक्रेन में वॉर चल रही है कि नहीं चल रही, इन ये सब फैक्टर अपनी जगह। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आज जो क्रूड ऑयल है वो $85 के रेट पे आ चुका है। तो ये हमारे लिए बेसिकली देखा जाए ना तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि हमारे को क्रूड ऑयल का बिल भरना पड़ता है, तो वो हमारे लिए एक्चुअली पॉजिटिव पॉइंट, हमारे लिए काफ़ी कुछ पॉजिटिव एक्चुअली देखा जाए तो। बट जो बाहर की मार्केट है प्रॉब्लम कर रही है, इसकी वजह से हम लोग को थोड़ा सा रिएक्ट करना पड़ रहा है। अब जो पूरे वर्ल्ड में जो हाहाकार मचा हुआ है डॉलर के बारे में, DXY जो डॉलर बढ़ता जा रहा है, इस पर भी दोस्तों आप समझिए, देखिए आज डॉलर ने $115 का हाई बनाया हुआ है, $115 का हाई बनाया, अब वहाँ से वो गिर रहा है। डॉलर में आप समझिए, डॉलर इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 6 कंट्री की करेंसी। अब वो 6 कंट्रीज कौन कौन से हैं? एक तो यूरोप, UK, जापान, कनाडा, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड। तो ये 6 कंट्रीज की करेंसीज के अगेंस्ट में DXY का डॉलर है। तो अगर ये 6 कंट्रियाँ अगर इनकी करेंसी कमजोर करती है ना तो डॉलर वहाँ पे बढ़ता जाता है। तो हालांकि अगर आप डायरेक्टली देखा जाए ना तो हमारा डॉलर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन वही बात है, यूरोपियन कंट्रीज 57% DXY में यूरोपियन कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन है, और यूरोपियन कंट्रीज तो आपको पता है बुरी तरीके से बेहाल है, सबसे प्रॉब्लम है रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से। तो बेसिकली उसकी वजह से डॉलर वीक होता जा रहा है। तो कल को अगर डॉलर यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसका ये मतलब नहीं हमारी मार्केट खराब करेगी, क्योंकि हमारी मार्केट अगेन उसको डॉलर से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग बेसिकली हर चीज़ में परफेक्ट हैं, बट प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर वो लोग खराब कर रहे हैं तो हम अच्छा करेंगे, चांसेस कम है। तो वो लोग भी सुधर जाएं, और मुझे ऐसा लगता है सुधर जाएंगे, और यहाँ से हम लोग एक रैली लेने के लिए रेडी होंगे। तो ये तो बस दोस्तों पूरा एक मार्केट क्या लगता है लॉन्ग टर्म में, अब मार्केट क्या लगता है शॉर्ट टर्म में, उसकी बात करेंगे। तो अगर हम चार्ट पे दोस्तों देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो निफ्टी है उसकी अगर आप करेक्शन चेक करेंगे तो ऑल टाइम हाई से निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 8% के आसपास डाउन है। और अगर हम डाउ जोन्स देखेंगे जो कि US का मार्केट है, तो आप देख सकते हैं डाउ जोन्स अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 22% डाउन है। वैसे अगर आप नैस्डैक देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 35% के आसपास डाउन है। तो ये क्लियर आपको दोस्तों कहानी बताता है कि कुछ ना कुछ ग्लोबल मार्केट में बुरा हो रहा है। तो अब ये ऐसे लेवल पे ग्लोबल मार्केट पहुंच चुका है ना कि अब इससे ज़्यादा गिरने का यहाँ पे ज़्यादा स्कोप दिखता नहीं है। अगर मैं डाउ जोन्स की आपको बात करूँ तो आप क्लियर देख सकते हो जो प्री कोविड लेवल था, इस लेवल के आसपास लास्ट जब वीडियो में आया था दोस्तों तो मैंने बताया था कि एक आध कैंडल बनने का स्कोप है। तो ये ऐसे लेवल पे अब डाउ जोन्स आ चुका है ना, ये लेवल पे इसको सुधरना जरूरी है। वैसे अगर आप बाकी भी मार्केट्स देखेंगे तो सुधरना जरूरी है। अगर ये लेवल पे ये मार्केट नहीं सुधरते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बताएंगे कि ये मार्केट में अभी प्रॉब्लम बढ़ रही है, प्रॉब्लम अभी बाकी है। तो अच्छे लेवल दोस्तों आ चुके हैं जहाँ पे इस मार्केट को सुधरना चाहिए। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने अगर ये पूरा अगर आप देखेंगे ना तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 17,150 इसके आसपास तक एक बार निफ्टी को आना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल बन जाते हैं वो 16,500 से लेकर 16,600 के। उसका एक मेन रीजन ये भी था कि अगर आप यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं पूरे सेक्शन की तो आप देख सकते हैं कि जो 50% का लेवल है वो 16,600 के आसपास आ जाता है। तो ये चांसेस थे कि ये लेवल के आसपास करेक्शन खत्म हो जाए या फिर ये लेवल पे करेक्शन आ जाए। अब अगर आप देखेंगे इस चार्ट को देखते हुए ये करेक्शन अगर देखा जाए तो टेक्निकल टर्म में इसको बेसिकली बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बेसिकली इसका लो जब तक कट नहीं जाता 16,750 के आसपास तब तक हम ये मान सकते हैं कि मार्केट ने एक बार यहाँ पे बॉटम कंफर्म की है। लेकिन उसके लिए दोस्तों एक ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ये जो गैप है इस गैप के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग होनी जरूरी है। इसका मतलब ये जो लेवल है जो 17,300 है, तो 17,300 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करती है, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर 17,300 के ऊपर मार्केट क्लोज करती है तब ही हम ये मानेंगे कि मार्केट ने ये जो अपनी बॉटम लगा ली है। और जब तक 17,300 के नीचे हम लोग हैं, चांसेस हमेशा बने रहेंगे कि एक बार हम लोग ये वाले लेवल को वापस से रिटेस्ट कर ले, जो कि 16,500 से लेके 16,600 की जोन है। तो इस लेवल पे दोस्तों आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। 17,300 जब तक हम क्रॉस नहीं करते, नीचे के लेवल अपने लिए ओपन है। तो शॉर्ट टर्म में अभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अब देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है देखिए बॉटम एग्जैक्ट कौन सा बनेगा बोल नहीं सकते। प्रॉब्लम की शुरुआत आपको पता है कि ग्लोबल मार्केट से, बाहर वाले मार्केट से ही है। तो अगर वो मार्केट सुधर जाते हैं ना तो अपना काम हो गया। अब वो भारत के मार्केट यहां सुधरेंगे या 2-5% नीचे जाके सुधरेंगे, ये देखना पड़ेगा। हालांकि ये मैं बिल्कुल नहीं मान रहा था कि जो फ्राइडे के दिन जो डाउ जोन्स में जो कैंडल बनी है ये वाली, हालांकि मेरा ऐसा मानना था कि ये कैंडल के बाद
इससे नीचे जाना नहीं चाहिए, लेकिन फ्राइडे के दिन एक और गंदी खराब कैंडल बनी हुई है, तो देखना पड़ेगा एग्जैक्टली ये कहाँ पे सुधरते हैं। अगर ये ग्लोबल मार्केट यहीं से सुधर जाए तो आप समझ जाइए कि निफ्टी ने अपनी ये बॉटम लगा ली है। लेकिन अगर ये नहीं सुधरते हैं, थोड़ा बहुत नीचे जाते हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटीज ये है कि हम लोग 16,500 से 16,600 के लेवल में एक बार जाएं। तो अपने को देखना पड़ेगा अगले हफ्ते में कैसे होता है। 17,300 के ऊपर जाके क्लोजिंग करते ही ये कंफर्म हो जाएगा कि नीचे के जो काम होने थे हो चुके हैं। अब वैसे ही सेम अगर अब बैंक निफ्टी देखते हैं, तो अगेन बैंक निफ्टी में भी सेम गैप बना हुआ है। ये गैप के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज कर देता है, तो ये हम मान लेंगे कि बैंक निफ्टी का भी बॉटम लग चुका है, जो कि लेवल आपके बनेंगे 39,500 के आसपास। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, जिस पे आपको ध्यान रखना है। अगर ये लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज कर देती है, तो काफी हद तक हम श्योर हो सकते हैं कि मार्केट ने अपनी बॉटम लगा लिया। इनफैक्ट अगर आप लास्ट वीक देखोगे, तो हालांकि बाहर जितना खराब माहौल था ना, उसके बावजूद हमारे यहाँ इतना बुरा माहौल नहीं था। अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स भी देखेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ 1.5% डाउन था। हालांकि 1.5% बड़ी बात है, लेकिन जिस हिसाब से कोहराम मची हुई थी बाहर के मार्केट में, तो ये 1.5% तो हालांकि कुछ भी नहीं है अगर कंपेरेटिवली आप देखा जाए तो। अब उस हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, तो जो प्रॉब्लम एक्चुअली देखा जाए तो जो यूरोपियन मार्केट है वहाँ पे दिक्कत है। यूरोप की मार्केट की इन्फ्लेशन पीक हो चुकी है, हमारी मार्केट की इन्फ्लेशन भी पीक हो चुकी है। यूरोप में अभी भी प्रॉब्लम है, तो देखना पड़ेगा आने वाले टाइम पे कैसे पैन आउट होता है। पूरे यूरोपियन मार्केट में आप देखेंगे ना, तो ऑलमोस्ट 20 से 25% गिरे हुए हैं। जैसे कि डाउ जोन्स गिरा हुआ है, हमारी मार्केट सिर्फ 8% गिरी हुई है। तो वही बात है, ये तो नहीं हो सकता कि हम डीकपल हो जाएं, वो लोग गिर रहे हैं हम लोग नहीं गिरेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बट ये जरूर है कि वो लोग गिर रहे हैं हम कम गिर रहे हैं, वही अपने आप में इतनी बड़ी स्ट्रेंथ की बात है। तो जैसे ही वो लोग चलने लगेंगे, हम लोग बेसिकली उसको आउट परफॉर्म करके ऊपर चलेंगे। ये दोस्तों जो डॉलर इंडेक्स है, ये अब मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर इसको नहीं जाना चाहिए। हालांकि मेरा नीचे से मानना है कि इसको इसके ऊपर ही नहीं जाना चाहिए था, बट अब बहुत सारी वजह से गया है, तो इसके ऊपर इसको जाना नहीं चाहिए था। और मैंने क्लियर आपको बताया कि जो डॉलर है उसमें 6 करेंसीज हैं। यूरोप की करेंसी वीक हो रही है, इसलिए डॉलर बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से गोइंग है डॉलर को यहाँ पे सुधरना चाहिए। अगर डॉलर में गिरावट आती है, तो इंडियन रुपी है वो भी स्ट्रांग होगा। इंडियन रुपी भी काफी हद तक के वीक हो चुका है। और अगर आप देखोगे ना, इंडियन रुपी वैसे भी हर साल 5% के आसपास वैसे भी वीक होता ही है। पिछली हिस्ट्री देखिए ना, कंटिन्यूसली देखिए ना, इंडियन रुपी का चार्ट ऊपर जा रहा है मतलब वीक तो होता ही है। तो ऐसी कोई नई बात नहीं है। हालांकि इस बार अगर आप देखोगे तो थोड़ा ज्यादा वीक हुआ है। अभी तक की इंडियन रुपी 8% वीक है, बट अगर आप कंपेरेटिवली देखोगे ना, पूरी वर्ल्ड मार्केट की करेंसी अगेंस्ट द डॉलर, इट्स ऑलमोस्ट डाउन बाय मोर देन 20-30%। ठीक है, तभी तो DXY जो डॉलर है, ये साल में ऑलमोस्ट 25% बढ़ चुका है। वो 25% डॉलर क्यों बढ़ा हुआ है, DXY क्यों बढ़ा 25%? बिकॉज जो बाकी करेंसीज है वर्ल्ड मार्केट की, वो डॉलर के अगेंस्ट में कमजोर भी है, 20-25% कमजोर भी है। हमारा रुपया तो फिर भी बहुत बहुत स्ट्रांग है। एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ 8% गिरा हुआ है। और अगर आप रिटर्न पकड़ेंगे, इंडियन रुपी 8% डाउन है, निफ्टी 8% डाउन है। अब देखिए एक गोरा आप समझिए, अगर एक गोरा इंडिया में पैसा लगाता है, तो आप समझिए क्या स्टोरी है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स अपने ऑल टाइम हाई से कितना डाउन है, 22%। ठीक है, अब अगर हम इंडियन रुपी को जोड़ेंगे, वो 8% डाउन है, निफ्टी 8% डाउन है, तो टोटल मिला कितना हुआ, 16%। इसका मतलब है अभी भी अगर कोई गोरा इंडिया में पैसा लगाता है ना, उसको अभी भी 5% का बेनिफिट है ना, क्योंकि उनका मार्केट तो परफॉर्म कर नहीं रहा। हमारा करेंसी भले ही वीक हो रहा है, लेकिन निफ्टी बहुत स्ट्रांग है। सो गोइंग एट आप समझिए कि चीजें बस स्टेबल हो जाए। देखो, हमको उम्मीद ही नहीं है ना, हम चाहते हैं कि बहुत बड़ी तेजी डाउ जोन्स में आ जाए, ग्लोबल मार्केट में आ जाए, यूरोपियन मार्केट में आ जाए, हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, हमको बस चाहिए कि वो स्टेबल रहे, वो लोग ना गिरे, बस हमारा काम हो चुका है। अगर वो नहीं गिरेंगे ना, तो सिंपल सी बात है, ये जो गोरे हैं, इनके पास क्या ऑप्शन है, इनको पैसा इंडिया में ही लगाना है और आगे चल के लगाएंगे। तो ये जो टाइम है, थोड़ा सा टाइम जो दिख रहा है आपको, डिफिकल्ट टाइम, ये मेरे ख्याल से आपको निकाल लेना है। मार्केट में बहुत बड़ी दिक्कत अभी तक तो मेरे को देख के नहीं लगती। इनफैक्ट पूरे लास्ट वीक में जो भी लोग हमारे साथ म्यूचुअल फंड में जुड़े हुए थे, सबने पैसा लगाया। पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा था, कौन सा हाहाकार मचा था, बट वी आर कॉन्फिडेंट। हमने अभी भी मैंने खुद भी अपना पैसा लास्ट वीक में म्यूचुअल फंड में लगाया है, शेयर्स भी खरीदे। तो मेरे ख्याल से इतना इशू अभी तक यहाँ पे नहीं है। अब वही बात है, अगर डॉलर स्ट्रांग हो जाता है और डॉलर आपका वीक हो जाता है, तो कमोडिटीज एक यहाँ से बाउंस लेंगे। और आपको ये चार्ट देख के लग भी रहा है, कॉपर का चार्ट, कि एक बेस बिल्डिंग का प्रोसेस यहाँ पे दिख रहा है। सेम स्टोरी गोल्ड और सिल्वर में। एक्चुअली हमेशा ऐसा माना जाता है कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है, गोल्ड और सिल्वर उसके अगेंस्ट में हेज का काम करते हैं, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है और गोल्ड सिल्वर तो बढ़ी नहीं है, तो इनके भाई ये इनकी तो कहानी अलग चीज़ है। गोल्ड सिल्वर पे तो कोई डिस्कशन करके मतलब ही नहीं है। जहां तक अगर आप सेक्टोरल चार्ट की बात बताएं, सबसे पहले आईटी पे बहुत क्वेरीज आती हैं। आईटी पे दोस्तों मेरा जो लास्ट 2-3 हफ्तों से, इनफैक्ट 2-3 बार मैंने अपना व्यू भी शेयर किया कि ये लेवल है जिसके आसपास आईटी इंडेक्स को स्टेबल होना चाहिए। वो है ये वाला 25,400 से लेके 24,000, मतलब 2400-2500 की रेंज में कहीं ना कहीं आईटी इंडेक्स को स्टेबल होना चाहिए। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे इसका चार्ट देखूं, नैस्डैक का चार्ट देखो, तो नैस्डैक तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, आप देख सकते हो।
पूरे ग्लोबल मार्केट, इनफैक्ट डाउ जोन्स भी आप देखिए, इतना डाउ जोन्स तो कभी ओवरसोल्ड था ही नहीं। इतना ओवरसोल्ड तो कोविड के टाइम पे हुआ था डाउ जोन्स, जितना ओवरसोल्ड अब वो यहाँ पे आ चुका है। तो ये अगर बाउंस लेगा, और नैस्डैक 35% डाउन है, तो ये अगर बाउंस लेंगे यहाँ से, तो काफ़ी हद तक ये श्योरिटी हो सकती है कि जो IT सेक्टर है वो भी यहाँ से बाउंस लेने को तैयार है। एक बेस बिल्डिंग का प्रोसेस है, जब तक कि यहाँ से कंफर्मेशन नहीं होती, मैं IT सेक्टर पर भी कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। बट ये बात है, ज़्यादा कुछ नहीं, ऑलमोस्ट अपने बेस के आसपास है, बॉटम के आसपास है, या बॉटम बन चुकी होगी। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि जो बाहर के मार्केट यहाँ से कैसे बिहेव करते हैं। अगर वो निकल गए तो ये लोग यहाँ से निकाल लेंगे। बाकी ऐसे इसमें तो सबसे सेफ प्ले होता है FMCG सेक्टर। देख सकते हैं आप, अच्छे से चल रहा है, लास्ट मंथ से ही मैं बात कर रहा हूँ। वो FMCG सेक्टर बेसिकली आपका एक क्या बोलते हैं इसको, डिफेंसिव सेक्टर के तौर पे काम करता है। फार्मा पे मैंने आपको बोला हुआ है कि फार्मा एक मेरे को बाउंस लेने के लिए तैयार दिख रहा है। आप देख सकते हैं इसका चार्ट भी बेहतरीन बना हुआ है। इनफैक्ट ऑटो सेक्टर भी आप देखिए कि गिरावट होने के बाद एक अच्छी कैंडल बनी हुई है। मेटल सेक्टर आप देखिए, एक गिरावट होने के बाद यहाँ पे भी अच्छी कैंडल बनी हुई है। मतलब गोइंग अहेड 16,800 के आसपास, 17,000 के आसपास हम लोग हैं। तो अगर यहाँ से एक आपका बॉटम अगर बन चुका है, ठीक है, या अगर 17,300 के ऊपर हम कंफर्म करते हैं तो बॉटम आपकी बन जाएगी। तो इसका मतलब है गोइंग अहेड नेक्स्ट वीक में, आने वाले 1-2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, जो भी है सब चलेगा। ठीक है, तो जैसे अभी गिरते वक्त सभी गिरा ना, देखा जाए तो चलते वक्त भी सभी चलेगा, तो इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इंडिया विक्स आप देखिए, अच्छी कैंडल इंडिया विक्स में। अभी भी इंडिया का विक्स ज़्यादा कोई टेंशन दे नहीं रहा, ठीक है, कंट्रोल में। जो यूएक्स का विक्स है आप देख सकते हैं अपने एक रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। ये लेवल के आसपास जब भी यूएक्स का विक्स आता है तो वहां पे एक्सट्रीम डर बन जाता है। अब विक्स को चार्ट को देखिए और डाउ जोन्स के चार्ट को देखिए। डाउ जोन्स का चार्ट अपने ऑलमोस्ट लो के आसपास आ चुका है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कैटेगरी में, एंड जो विक्स है अपने ऑल टाइम ऑलमोस्ट हाई के आसपास आ चुका है। तो अगर यहाँ से विक्स टूटता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि डाउ जोन्स में वहाँ पे अपने बॉटम बना ले। ठीक है, और अगर आप क्रूड ऑयल देखते हैं तो ये तो भैया अपने सबसे पॉजिटिव बात है, 85 के लेवल के आसपास क्रूड ऑयल आ चुका है। गोइंग एट मुझे ऐसा लगता है कि ये 75 के आसपास आ जाएगा, और 75 के आसपास आ गया, अपना काम सॉर्टेड है, लाइफ सेट है। ठीक है, तो ये चीज़ है। कंप्लीट व्यू दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। हमारे मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बाहर के मार्केट परफॉर्म नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे मार्केट भी नहीं करेंगे। और अगर बाहर के मार्केट ने यहाँ से बड़ा ब्रेकडाउन कर दिया, बिकॉज जो डाउ जोन्स है और यूरोपियन मार्केट है वो एक्चुअली कहीं ना कहीं बता रहे कि है प्रॉब्लम। तो अगर ये लेवल से ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ी तो आप समझिए कि मार्केट कुछ वो चीज बताना चाहिए जो आप और हम नहीं देख रहे हैं। फिर वो टाइम ऐसा आ जाएगा जब हमको कॉशियस रहना चाहिए। अगेन शॉर्ट टर्म की ये कहानी है, लॉन्ग टर्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो शेयर करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक पे जाइए, साइन अप कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपके साथ 1-to-1 कॉल करूंगा, कन्वर्सेशन करूंगा, आपकी रिक्वायरमेंट समझूंगा और उसके बाद एक प्लान करेंगे, उसके तहत आप इन्वेस्ट कीजिए। अभी तक तो आप देख ही रहे होंगे, अगर आप ये काम को फुल टाइम नहीं कर सकते तो देख ही रहोगे पैसा बनाना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो जब एक्सपर्ट लोग आपका पैसा मैनेज करने के लिए तैयार है तो आपको खतरों के खिलाड़ी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसा उनको दीजिए, अच्छे से संभाल लेंगे। अगर आप करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है मैंने ऐप की, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, सीखिए, समझिए और प्रॉपर काम कीजिए। टाइम पास करने की कोई जगह नहीं है ये मार्केट में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पहले क्या कीजिए, बताइए आप क्या चाहते हैं, पहले एक बार लिखिए आप। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं कि 2-5 लाख रुपए कमा के इस मार्केट से मैं निकल लूं तो ठीक है, आप जो कर रहे करिए। अगर आप ये सोचिए कि करोड़ों कमाऊं, ठीक है, तो भैया फिर एक प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, आप वो कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। प्रोसेस करोगे तभी कुछ बड़ा कर पाओगे, बड़ा सोच पाओगे, वरना वही रहेगा जब मार्केट चल रही है तो सब खुश है, गिर रही है तो सब अल्लाह के भरोसे, भगवान के भरोसे, बस यही चल रही है मार्केट। ऐसे में काम नहीं होगा, ऐसे से आप नहीं कर पाओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी। आई होप चीज़ें यहाँ पे समझ जाए और बाकी देखते हैं, मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।